सभी को नमस्कार। जैसा कि हम लोग सी टेट का PYQ कर रहे हैं, तो 5 जनवरी का CTET का हम लोग PYQ कर रहे थे। जहां तक हो गया था, अब उसी में वहां से आगे के सवाल को हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं उससे आगे का सवाल। चलिए, सवाल कहता है कि 4 रंग नीला, पीला, काला और सफेद की कमीजें क्रमशः 5, 10, 12, 15 के पैकेट में उपलब्ध है। यानी कि नीला रंग का जो शर्ट है उसका एक पैकेट लेता है तो उसमें 5 शर्ट आता है, क्रमशः है, यानी कि एक क्रम से। पहले नीला तो पहले नीला की संख्या, फिर पीला तो फिर पीला की संख्या। पीला जो शर्ट का कमीज है उसमें एक साथ 10 का पैकेट है। पैकेट में 5 शर्ट है, इसमें 10 है। इसके बाद काला वाला शर्ट 12 के पैकेट में आता है, और सफेद वाला शर्ट जो है वो 15 के पैकेट में आता है। ठीक है ना। यानी कि दुकानदार जब खरीदने गया थोक से तो कहता है नीला वाला शर्ट दीजिए, तो बोलता है वो एक पैकेट में 5 आएगा। पीला वाला दीजिए तो बोलता है एक पैकेट में वो 10 का पैकेट आ रहा है। काला वाला 12 का पैकेट है और सफेद वाला 15 का पैकेट है। याद कीजिए आप लोग, जैसे वहां पे एक सवाल आया था पिछले क्लास में कि एक लाइट 30 सेकंड पे जलती है, दूसरा 45 पे, तीसरा 1 मिनट पे, चौथा कितना था 75 सेकंड पे। ठीक उसी तरीके का सवाल है कि नीला वाला शर्ट खरीदता है तो वो नीला वाला शर्ट 5 के पैकेट में आता है, पीला वाला 10 के पैकेट में आता है, काला वाला 12 के पैकेट में, सफेद वाला 15 के पैकेट में आता है। यदि एक दुकानदार को चारों रंगों की कमीज समान खरीदनी है ना, यानी कि एक समान खरीदनी है चारों का कमीज, तो उसके द्वारा विभिन्न रंगों के खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। न्यून मतलब छोटा, यानी कि लघुत्तम संख्या क्या होगा, लघुत्तम संख्या। न्यूनतम संख्या क्या होगी, यानी कि लघुत्तम, है ना। तो आप सबसे पहले जो भी पैकेट आता है इनको आप लोग पहले नोट डाउन कर लेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे। अब इसका पहले एलसीएम निकाल लेंगे। 5, 10, 12 और 15 का एलसीएम हम भाग विधि से ही निकाल लेते हैं, आसानी रहता है। यहाँ 10 और 12 दोनों 2 से विभाजित हो जाएगा, तो जब दोनों में तो 2 से लगाएंगे, ये 5 ही रह जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 और ये 15। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 3 से ये भी विभाजित है और 3 से ये भी विभाजित है, तो हम अब 2 से तब तक लगाएंगे जब तक 2 लगता रहे। 3 से लगाएंगे, 3 से 2 को लग रहा है, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब इसमें हम क्या करेंगे, 5 से 3 को विभाजित होगा तो 5 से लगा देंगे, ये 2 रह ही जाएगा, ये 5 एकम 5। इसका लॉसो कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 3 गुना 5। एक से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक 3 बार है, गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है एक से, उसको आप छोड़ भी सकते हैं, 2 से गुना कीजिए। 2 तिये 6, 5 30 दूनी 60, यानी इन सबका जो लघुत्तम आया वो 60 आया। कितना आया, 60। यानी कि इन पांचों संख्या से सबसे छोटी संख्या 60 ही है, जो कि इन चारों संख्या से विभाजित है। अब देखिए, नीला का क्या को पैकेट लेना पड़ेगा, 60 है ना, नीला का पैकेट, तो 60 में एलसीएम 60 है, 5 से भाग दे दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। नीला का 12 पैकेट लेना होगा। पीला का यहाँ 10 है, 10 से भाग दीजिए 60 में, तो 10 छाके 60, यानी कि पीला 6 लेना होगा। काला कितना है, यहाँ पर एक पैकेट में 12 है, न्यूनतम 60 है कि सभी से विभाजित है इन सारी संख्याओं से, तो 12 पंचे 60, यानी काला वाला 5 गो। सफेद वाला एक पैकेट में 15 आता है ना, न्यूनतम संख्या लॉसो जो है वो 60 है, 15 चौके 60, यानी सफेद 4 पैकेट लेना है। इस तरीका से देखिए, नीला वाला
12 पंचे 60, 12 पैकेट लिया, एक में 5 आता, तो 12 पंचे 60। पीला वाला 6 पैकेट लिया, 10 छक्के 60। काला वाला 5 पैकेट लिया, तो 12 पंचे 60। सफेद वाला 4 पैकेट लिया, तो 15 चौके 60। यानी कि 12 पैकेट, 6 पैकेट, 5 पैकेट, 4 पैकेट। इससे क्या हुआ कि सभी शर्ट न्यूनतम हो गया, 60 के बराबर हो गया, और सभी शर्ट 60-60 पीस भी आ गया। इस तरीका से आप देख लीजिए नीला 12, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। मतलब ये हुआ कि इन सब का एलसीएम निकाल लीजिए और प्रत्येक में देख लीजिए कितना बार विभाजित होता है, वही आपका आंसर हो जाएगा। न्यूनतम संख्या मतलब लघुत्तम पूछा जा रहा है। चलिए अगला सवाल कहता है, रेणुका ने तय किया वह रस्सी और कील की मदद से मैदान पर एक वृत्त बनाएगा, यानी एक सर्कल खींचेगा, है ना। उसने एक पतली रस्सी ली और उसके दोनों सिरों पर एक एक कील से बांध दिया। फिर उसने एक वृत्त की मदद से वृत्त बनाया। दी गई परिस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कहता है प्रयोग की गई रस्सी की लंबाई, वृत्त की जीवा होगी, व्यास होगी, त्रिज्या होगी, परिधि होगी। ध्यान दीजिएगा, 2 कील लिया, मान लीजिए 2 कील लिया और एक रस्सी से बांध दिया और यहां पर रख के इसको घुमा दिया चारों तरफ से। मान लीजिए इसके बीच रस्सी बंधा हुआ है ना, इसके बीच रस्सी तय था तो खींच दिया। तो ये जो जहां बिंदु पर जहां एक रखा हुआ था उसको वृत्त का केंद्र बोलते हैं, यानी ओरिजिन, ओ, ठीक है। और ये जो चारों तरफ से आप देख रहे हैं इसको परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि। और जीवा होता है कि ये आप समझ लीजिए जीवा है ना। यहाँ परिधि को दो परिधि है ना, परिधि में 2 बिंदु बनाने वाले को जीवा कहते हैं, ये जीवा है, ठीक है। अब बात आती है कि रस्सी की लंबाई कितनी थी। जैसे दोनों में रस्सी बंधा हुआ है, ऐसे खींच रहे थे तो रस्सी की लंबाई यहां से यहां तक थी, है ना। जिधर भी देखिएगा तो रस्सी की लंबाई इसी तरीके से थी। तो इस तरीके का हम बताए थे कि साइकिल है ना, उसका रिम है मान लीजिए ये, ठीक है। तो उसका ये स्पोक है, सभी स्पोक क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, इसी को बोलते हैं त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या, यानी कि रेडियस बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो रस्सी की लंबाई यहां से यहां तक की, एक कील से दूसरे कील तक की, ये लंबाई हर जगह बराबर होता है, तो इसी को बोलते हैं त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। ये रस्सी की लंबाई जो यहां से यहां तक थी, जिससे घुमा रहा था जिसके परिधि में, ये वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। परिधि तो ये चारों तरफ से दूरी हो गई। व्यास, जीवा भी समझ गए आप। व्यास क्या होता है? व्यास, मान लीजिए ये वृत्त है ना, परिधि के एक छोर से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक वह रेखाखंड जो केंद्र होकर गुजरती है ना। वृत्त का परिधि पर वो 2 बिंदु जिनको मिलाने पर वो केंद्र से होकर गुजरती है, वही क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है ना। इधर भी आर होगा, इधर भी आर होगा। व्यास को डी से दिखाते हैं। क्लियर है? तो ये यहां से यहां तक मिला है और केंद्र से होकर गुजरा, तो ये व्यास। मान लीजिए 2 बिंदु परिधि पर मिला है जो केंद्र से होकर नहीं गुजरी, तो इसी को बोलते हैं जीवा, ठीक है ना। और जान लीजिए व्यास व्यास जो है वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट देता है ना। और व्यास 2 त्रिज्या के योग के बराबर, यानी डी जो होता है वो r + r होता है, यानी 2r होता है। ये हम बताए थे पिछले क्लास में। नहीं, त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। ये 2 इधर ले आइएगा तो ये हो जाएगा यहाँ गुणा, इधर भाग में हो जाएगा। यानी कि त्रिज्या जो व्यास की आधी होती है। व्यास त्रिज्या की 2 गुनी होती है और त्रिज्या व्यास की आधी, बटे 2 आधी होती है। तो समझ गए, सिंपल सवाल है। ये जो दूरी है रस्सी का, ये आपको त्रिज्या होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते। समझ गए आप लोग? ये केंद्र होता है, ये परिधि होता है, और वो 2 बिंदु मिलाने, परिधि पर 2 बिंदु को मिलाने वाली जीवा होती है। यदि वो जीवा निकलती है केंद्र से, वृत्त के केंद्र से,
तो वो व्यास हो जाता है और व्यास त्रिभुज को दो भागों में बांट देती है। चलिए, केंद्र, त्रिज्या, जीवा, व्यास, परिधि आप लोग समझ गए। चलिए अगला सवाल कहता है 51.2/3 किलोग्राम चीनी से, चीनी कुल कितना है, इतना है, 3/4 किलोग्राम के कुल कितने पूर्ण पैकेट, कितने पैकेट पूर्ण पैकेट बनाए जा सकते हैं। आपको यदि कोई पूछा जाए कि आपके पास 25 रुपया है, या मान लीजिए आपके पास पूछा जाए कि आपके पास मान लीजिए 28 रुपया है, ठीक है, तो इसमें 7 रुपए का जो आता है एक कोई बिस्किट आता है, कितने बिस्किट होंगे, तो क्या करेंगे आप, सीधा 28 में 7 से भाग कर देंगे, ये 28 में 7 से भाग 7 चौके 28, यानी कि 4 पैकेट आएंगे, यही ना। तो वही क्या करना है कि कुल चीनी में इससे भाग कर देना है, सिंपल है, सॉल्यूशन में लिखना है, सीधा बना देते हैं हम भी, है ना। अच्छा रुकिए लिख देते हैं, कुल चीनी 51.2/3 किलोग्राम, ठीक है। आप इसको एक काम कीजिए, सम भिन्न में बदल लीजिए दिया हुआ स्थिति में, 3 × 51 प्लस ऊपर में जो है वो होता है प्लस बटे 3, ये कितना हो गया आपको, 1 × 3 5 × 15 प्लस 2/3, समझ रहे हैं आप लोग, 155/3। बात को समझिए, ये दिया हुआ था आपको संयुक्त भिन्न में, इसको हमने चेंज कर लिया, सब बिल्कुल सही, विषम भिन्न में, दोनों को गुणा किए 153 हुआ, ऊपर वाला जुट जाता है, ठीक है। 155/3 किलोग्राम, किलोग्राम। एक पैकेट का वजन कितना है, 3/4 किलोग्राम। इसीलिए कुल पैकेट की संख्या क्या होगी, तो कुल चीनी, इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, एक ही बात है, 155/3 किलोग्राम में भाग दे देना है 3/4 से। भाग को जैसे ही गुणा करते हैं तो ये पलट जाता है, अंश बन जाता है हर, और हर बन जाता है अंश, 3/4 4/3 हो जाएगा। एक मिनट, 3/4 है ना, ये 4/3 हो जाएगा, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। अब इसको गुणा कीजिए, 5 चौके 20, 5 चौके 20 का शून्य हासिल 2, 5 चौके 20 2 22, 620, 3 × 9, 620/9। अब क्या कीजिए आप, 9 से भाग दे दीजिए 620 में, ठीक है, 9 × 54, 9 से 9 × 54 आ गया, 12 में 4 गया 8, शून्य उतरेगा, 9 × 8 = 72, 8 दशमलव दीजिएगा, शून्य आएगा, फिर 9 × 8 = 72, फिर 8 दशमलव दिया हुआ ही है तो एक शून्य बैठेगा ही, यानी ये आपको 68.888 आते रहेगा। इसको आप चाहें तो 68.8 पर बार लिख सकते हैं, ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है। आप इसको चाहें तो 68.88 आ रहा है ना, तो 2 अंक तक ले लीजिए, तीसरा अंक 5 से अधिक है तो इसमें 1 जोड़ दीजिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं राउंड अप करके, लेकिन सवाल क्या कह रहा है, हाँ इतना पैकेट हुआ, 68.89 पैकेट हुआ, कहता है पूर्ण पैकेट, और हम बराबर बोलते हैं दशमलव से पहले जो होती है वो पूरा संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। तो ये आपको 68 पूरा पैकेट है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। हाँ लगभग लिखता, लगभग कितना पैकेट, तो हम देखते हैं कि 68 के बाद यहाँ 68.5 से अधिक था तो 69 लिखते, लगभग कितना पैकेट, तो 69, ठीक है। और पूर्ण पैकेट कितना, तो दशमलव से पहले जो है वो पूर्ण है 68 पैकेट, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एक अभाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य है और अभाज्य दोनों है, एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही एक भाज्य संख्या है। तो जिस दिन हम फैक्टर पे आधारित भाज्य अभाज्य की पहचान बता रहे थे, वो क्लास आपने किया होगा तो आपका उत्तर आ गया होगा। चलिए हम थोड़ा सा उसको प्रकाश डालते हैं। अभाज्य संख्या या इसी को बोलते हैं असंयुक्त संख्या, यानी प्राइम नंबर जो होता है वो होता है
कि किसी भी संख्या, वह संख्या, ये होता है वह संख्या जो एक और स्वयं या खुद के अलावे किसी और से विभाजित नहीं होता। ठीक है। अब भाज्य संख्या क्या होता है कि वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी और संख्या से भी विभाजित होता हो, यानी कि इसका दो अपवर्तक यानी गुणनखंड होता है। ठीक है। इसका दो से अधिक होता है, दो से अधिक होता है। क्लियर है। तो अभाज्य संख्या के बारे में पहले यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 हम वहां बताए थे कि अभाज्य संख्या, पहला अभाज्य संख्या जो सम होता है, दुनिया का इकलौता एक नंबर है जो पहला अभाज्य संख्या भी है और सम भी है, वो आपको 2 होता है ना। सबसे छोटा अभाज्य संख्या भी यही है और ऐसा अभाज्य संख्या जो सम भी है। दो एक ऐसा इकलौता संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। उसके बाद हम बताए थे भाज्य के बारे में, जिसका 2 से अधिक अपवर्तक हो, तो उसमें आपको आया था, क्या आया था, पहली भाज्य संख्या 4 आया था। यानी 1 का कहीं कोई चर्चा ही नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि 1 का केवल और केवल एक ही अपवर्तक है, 1। इसीलिए 1 के बारे में कहा जाता है विशिष्ट संख्या या विशेष संख्या। विशिष्ट संख्या या इसको विशेष संख्या कहा गया है ना। क्यों कहा गया है? क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में भाग दीजिएगा विभाजित कर देगा, भले वही उसका भागफल आता जो वो संख्या होता है। तो जिस तरीके से भगवान एक है ना, उसी तरीके से कहा गया है कि 1 सारे संख्याओं को विभाजित करने के लिए पर्याप्त है। क्लियर है। तो इसको विशिष्ट संख्या या विशेष संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 जो कि सम भी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 क्योंकि इसका 2 से अधिक अपवर्तक है। 1 ना तो भाज्य है, अभाज्य है, ना तो भाज्य है। अब बताइए आप कौन सा ऑप्शन सही होगा? सबसे छोटी अभाज्य 2 जो कि सम भी होता है, सबसे छोटी भाज्य 4 है ना। तो अब बताइए 1 किस में गया, अभाज्य में गया कि भाज्य में गया? बिल्कुल सही। इसका केवल जिसका 2 अपवर्तक होता है कम से कम वो अभाज्य, जिसका 2 से अधिक वो भाज्य। 1 का तो केवल 1 अपवर्तक है, तो ना वो उसमें गया ना इसमें गया। बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, बिल्कुल सही। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहां समझने में थोड़ा लग रहा होगा कि सर क्या बता रहे हैं, तो एक बार मेरे बेसिक कंसेप्ट वाला प्ले लिस्ट में जो है ना, अपवर्तक के आधार पर अभाज्य और भाज्य की पहचान हम बताए हैं। ठीक है, उसके ठीक बाद हम अभाज्य और भाज्य को अच्छे से बताए हैं, है ना। यदि यहाँ पे अभी आप नहीं समझ पाए होंगे तो एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिए बेसिक कंसेप्ट में जाके। ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ऐसे हम कोशिश किए कि अभी आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला सवाल कहता है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5:6:7 है। मान लीजिए एक त्रिभुज है ना। त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? बिल्कुल सही। तो इसका मान नहीं, इनका अनुपात दिया हुआ है, ये 5 अनुपात में ये 6 ये 7, यानी ये कोण 5 गुना बढ़ता है तो ये 6 गुना ये 7 गुना, है ना। तो इसको सिंपली हम बताएंगे, माना कि त्रिभुज का पहला कोण, माना कि त्रिभुज का पहला कोण अब अनुपात में है तो ये 5 गुना तो 6 गुना तो 7 गुना, किसका गुना? तो मान लेते हैं x 5x। त्रिभुज का दूसरा कोण 6 अनुपात में है तो 6x मान लीजिए। और तीसरा कोण कितना? 7 अनुपात में है तो 7x। मतलब अनुपात कहने का अर्थ है कि किसी संख्या का ये 5 गुना ये 6 गुना तो ये उसका 7 गुना होता है। तो किसका? तो पता ही नहीं किसका, तो इसीलिए उसको x मान लीजिए। यानी ये 5 गुना x बढ़ता है, ये x का ही 6 गुना बढ़ता है, x का ये 7 गुना बढ़ता है। ठीक है, तो पहला कोण 5x, दूसरा 6x, तीसरा 7x। ये मान नहीं है, ये अनुपात था, इसलिए मान लेते हैं कि सब x गुना है ना। प्रश्नानुसार आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 5x + 6x + 7x, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यहाँ 5x, यहाँ 6x, यहाँ 7x, तीनों को जोड़िए, तीनों x ही है, तो 7 × 13 = 5, 18x = 180 डिग्री। हमको तो x का मान चाहिए ना, किसका गुना बढ़ रहा है 5, 6, 7, तो यहाँ 18 बीच में कोई चीज नहीं, मतलब गुना में है,
इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। 18 का 18, 18 दे 180, यानी कि x का मान जो आ गया 10 डिग्री हो गया। x का मान कितना आया, 10 डिग्री। ये x का मान आया, किसी कोण का मान नहीं आया, यानी कि 10 डिग्री का ही पहला 5 गुना, दूसरा 6 गुना, तीसरा 7 गुना। यही अनुपात का अर्थ होता है कि कै गुना बढ़ रहा है। लिखेंगे पहला कोण कितना है, 5x न है, 5x यानी 5 गुना x का मान कितना है 10 ना, 10 डिग्री, 10 पचे 50 डिग्री। दूसरा कोण बिल्कुल सही 6x है, यानी 6x का मान हमको कितना आया है 10 डिग्री, 10 छके 60 डिग्री। तीसरा कोण कितना है, तीसरा कोण 7x है, यानी 7 गुना x का मान हम इस अनुसार निकाले हैं 10 आया है, तो 10 7 70, यानी ये 50 डिग्री, ये 60, ये 70। पूछता क्या है, सबसे छोटा कोण, तो 50 डिग्री, 50 डिग्री तीनों को जोड़िएगा तो 180 फुट जाएगा, लेकिन कहता है छोटा कोण 50 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। इस तरीके के सवाल हम पिछले क्लास में भी बताए हैं, इसलिए आज हम थोड़ा शॉर्ट बताए हैं। परीक्षा में आपको क्या करना है, सीधा 5x 6x 7x जोड़ लेना है, 18x होगा, और जानते 180 होगा, भाग देंगे 10 डिग्री होगा, 10 50 50, 10 60 60, 10 70, सबसे छोटा 10 50 50, तुरंत टिक मार देना है। ये हम थोड़ा सा विस्तृत बता देते हैं ताकि आपको वहां पे कंसेप्ट क्लियर रहे। अगला सवाल कहता है कि विमल अपने जन्मदिन पर कैंडी का एक पैकेट लाया। उसने 1/3 कितना, 1/3 जॉन को, 1/4 राधा को, 1/5 यानी कि 1/5 भाग सुष्मिता को, और 1/6 भाग मीकू को दिया। ठीक है, उसके बाद बची हुई 6 कैंडियां, इतना बांटने के बाद 6 बच जाता है जो स्वयं खा लेता है। अब आपको यह बताना है कि पैकेट में कितनी कैंडी थी। पैकेट में कितनी कैंडी थी यही हमसे पूछा जा रहा है और हमको पता ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सवाल में जो पूछा जा रहा है ना उसी को x मान लेंगे, है ना। तो यहां हम लोग को वो पता नहीं है कि कितनी कैंडी थी, तो इसके सॉल्यूशन में बिल्कुल हम लोग इसी को x मान लेंगे। कुल कैंडी, कुल खाली पैकेट में कितनी कैंडी थी, कुल कितनी कैंडी थी, माना कि कुल कैंडी की संख्या, माना कि पैकेट में कुल कैंडी की संख्या x है, कुल को हम x मान लिए। अब लिखेंगे जॉन को दिया गया भाग, जॉन को दिया गया कैंडी, जॉन को दिया गया कैंडी, जॉन को कितना दिया, तो कुल का यानी x का कितना 1/3 मतलब 1/3 होता है। 1/3 को हम लोग 1/3 बोलते हैं। x का यानी कुल का यानी x का मतलब गुना होता है 1/3, x गुना 1 x हो गया और नीचे में 3 हो गया। ये किसको दिया, जॉन को। राधा को दिया 1/4, यहां लिखेंगे राधा को दिया गया कैंडी, कितना दिया, तो कुल का ही यानी कुल को x माने है ना, तो x का ही कितना 1/4 यानी 1/4। x रहने दीजिए, का मतलब गुना होता है 1/4, x गुना 1 x होगा बटे 4। ये हो गया आपको राधा को। सुष्मिता को दिया गया भाग, सुष्मिता को दिया गया कैंडी कितना, x का कितना 1/5 भाग, यानी x गुना 1/5 यानी x गुना 1 x/5। हम x का 1/5 भाग को सीधे इतना लिख सकते थे, लेकिन कंसेप्ट को समझने में हमारा सवाल जो है लंबा हो जाता है, इसलिए आप लोग पेशेंस के साथ देखिए। उसके बाद मीकू को, और अंतिम में मीकू को दिया, किसको दिया, मीकू को दिया गया भाग कितना दिया, x का 1/6 भाग, x का मतलब गुना 1/6, x गुना 1 x/6। इतना समझ लीजिए कि कुल का जिसको जितना भाग दे उतना हमने निकाल लिया। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। हम यहां लिखते हैं
जगह की कमी है, हम इधर लिखते हैं। इसके बाद यहां देखिए, प्रश्नानुसार क्या कि इन चारों को बांटने के बाद 6 को बचियो गया था, तो इन चारों को बांटे हैं ना, तो उसको पहले जोड़िए। x/3 प्लस x/4 प्लस x/5 प्लस x/6। इन चारों को बांटने के बाद 6 को बच भी गया था, यानी इसको बांटने के बाद प्लस 6 कर दीजिए। अब बराबर कितना होगा, बराबर मतलब बांटने के बाद 6 को बच गया, खा लिया, तो सब मिला के टोटल हो गया। टोटल जो है डिस्ट्रीब्यूट के बाद 6 बच गया था, हमने टोटल को जोड़ दिया, तो बराबर क्या होगा, बिल्कुल सही, कुल संख्या हो जाएगा, यानी x हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो जहां बंटवारा किए, जो बचा सबको जोड़ दिए, कुल निकल गया। कुल क्या माने हैं हम, x माने, कुल को हम x माने, इसलिए बराबर x हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए आप लोग, यहां पर कुछ नहीं तो बटा 1 कर सकते हैं ना, हम लोग कर दिए। अब आप क्या कीजिए, 3 4 5 6 और 1 का एलसीएम निकाल लीजिए। 3 4 5 6 का एलसीएम निकाल लीजिए। 2 से लगाइएगा 3, 2 दूनी 4, 5 2 3 6, फिर 3 से लगाइएगा 3 एकम 3, 2 रहेगा 5 रहेगा 3 एकम 3, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 पंचा 60, 12 पंचा 60 हो गया। यानी इसका हम लोग एलसीएम निकाल लिए तो 60 आया। 3 से भाग देंगे 60 में, तो 20 या 60 होगा। 20 बार में विभाजित होगा तो 20 गुना x कर देंगे। जितना बार में एलसीएम से ये विभाजित होता है उससे ऊपर गुना करते हैं। तो 3 से 60 में, तो 20 बार में विभाजित होगा, 20 या 60 होता है, तो 20 से ऊपर गुना हो जाएगा, यानी 20 गुना x, हम सीधा इसको 20x लिख देंगे। 4 से देंगे 60 में भाग, तो 15 चौके 60, 15 आता है, तो 15 से गुना कीजिएगा x को, तो ये हो जाएगा आपको 15x। इसी तरीका यहाँ 5 से भाग दीजिएगा 60 में, तो 12 पंचे 60, तो 12 से गुना कीजिएगा x को, तो 12x प्लस 6 से भाग दीजिएगा 60 में, तो 6 दाएं 60, 10 बार में, तो 10 गुना x, ये आपको हो जाएगा 10x प्लस यहाँ देखिए 1 से भाग दीजिएगा 60 में, तो 60 बार में लगेगा, तो 60 गुना 6 यानी 360। अब बराबर यहाँ क्या है, x है। अब ध्यान से देखिएगा, जो भी x वाला है उसको जोड़ लीजिए। 20 15 12 10 जोड़ लीजिए, कितना होता है, 20 15 35, 20 15 35 10 45, 45 12, बिल्कुल सही, 45 12 कितना होता है, बिल्कुल सही, प्लस 360। इसको यहां से यहां जोड़े, टोटल x वाला एक राशि है, तो 57x हो गया, प्लस 360 हो गया, नीचे में 60 है, इधर आपको x है। एक काम कीजिए, यहां जो भाग में है 60, इसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, 57x प्लस 360 बराबर, ये 60 से यहां भाग है, इस अभी ये बायां साइड है, दाहिने साइड भेज देंगे, तो भाग जब जाता है तो गुना हो जाता है, बिल्कुल सही। अब देखिए ये हो गया आपको 57x प्लस 360 बराबर 60 गुना x, क्या हो जाएगा 60x। अब एक काम कीजिए, x वाले को x वाले की तरफ भेजिए, संख्या को एक तरफ रखिए, तो संख्या अगर प्लस में इसको रहने दीजिए, ये 57 यहाँ प्लस में है और x वाला है, तो x वाला को x वाला की तरफ भेज दीजिए, तो इधर ये प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, माइनस में हो जाएगा। 360 इधर रह जाएगा, इधर हो जाएगा 60x, ये तो प्लस में था ना, इसका पक्ष बदल रहे हैं, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर अगला सवाल, अब हम यहां करें, ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर में यहां तक समझा है, 2 नंबर में यहां समझा है, 3 नंबर में यहां जगह कमी करने से किए हैं, अब लास्ट चौथा में यहां समझा रहे हैं। यहां क्या है, 360 बराबर 60x माइनस 57x। ध्यान से देखिएगा आप लोग, बराबर का इस्तेमाल हो गया, इसलिए हमने अलग चिन्ह का इस्तेमाल किया, दैट इंप्लाई दैट। तो 360 बराबर 60 में से 57 घटाइए तो कितना बचेगा, 3x। तो हमको तो x का मान चाहिए ना कि कुल कितना था, तो x के साथ ये 3 गुना में है, उसको हटाइए, गुना में हटाइएगा, इधर आके भाग में हो जाएगा। 360 यहाँ 3 गुना में था, यहाँ आके भाग में हो जाएगा, इधर x बच जाएगा। बात को समझे, हमको x का मान चाहिए, तो 3 यहाँ पर इसके साथ गुना में है,
बीच में कोई चिन्ह नहीं, समझो गुना में है, इधर भेज दिए तो भाग जब जाता है तो गुना होता है, गुना जाता है तो भाग होता है। यहाँ भाग गया था तो गुना हुआ था, और यहाँ गुना आएगा तो भाग हो जाएगा। अब 3 से काटिए इसको, 3 एकम 3, 120 दिया 360। कहने का यह अर्थ है कि 120 बट्टा 1 बराबर x, बट्टा x को फर्क नहीं पड़ता है, 120 बराबर x, डंडी घुमा दीजिए, यानी 120 के बराबर है x, तो x भी किसके बराबर हो जाएगा, 120 के बराबर। और x किसको माने थे, कुल कैंडी की संख्या को, वो आपको 120 आया, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। आप एक बार में नहीं समझे होंगे तो दोबारा रिप्ले करके देखिए, और हम कब क्या बोल रहे हैं, कहाँ क्या लिख रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। इसमें कहता है कि बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित 7 क्रमागत सम संख्याओं का, कितने 7, कौन सी संख्या क्रम में जो आते जाता क्रमागत, कौन संख्या, सम संख्याओं का योगफल कितना है, 98 है। तो कोई भी सम संख्या, मान लीजिए कि एक सम संख्या 6 है, इसके बाद इसका क्रमागत कौन सा सम संख्या होगा, 6 के बाद 8 होगा, 8 के बाद क्या होगा, 10 होगा, उसके बाद 12 होगा। तो यहां से यहां हम कैसे गए, तो 6 में 2 जोड़ दिए, 8 पे चले गए। फिर यहां से यहां कैसे गए, तो इसमें जो है एक और 2 जोड़ दिए, 6 4 10 हो गया। तो इसी में एक और 2 जोड़ दीजिए, चाहे इसी में 2 जोड़ दीजिए, है ना। ऐसे हम लोग बढ़ते जाते हैं। तो यहां आपको कह रहा है कि बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित 7 क्रमागत, मतलब क्रमागत मतलब एक तरफ से सीरियली, लगातार, कितने 7 लगातार सम संख्या, समझ रहे हैं, जो 2 से विभाजित हो, 2 4 6 8 10 12, है ना। योग कितना 98। तो इसकी तीसरी संख्या क्या होगी, तो पहली हमको सम संख्या प्राप्त होगा तब ना 2 2 जोड़ते जाएंगे, लगातार आते जाएगा। यहां पहली है ही नहीं, तो हमको पहला पता करना पड़ेगा, पता नहीं चल रहा है ना, x मान लीजिए, लिखिए, माना कि पहली सम संख्या, माना कि पहली सम संख्या कितना x, तो दूसरी कितना हो जाएगा, दूसरी सम संख्या, इसमें 2 जोड़ दीजिए, तीसरी कितना हो जाएगा, फिर इसमें 2 जोड़ दीजिए, चौथी बिल्कुल सही, इसमें फिर 2 जोड़ दीजिए, है ना, 2 है, इसमें तीसरा जोड़ दीजिए, पांचवी तो 1 2 3, यहां पे 4 को 2 जुड़ जाएगा, छठी यानी x में यहां 4 था ना, एक और 2 जुड़ जाएगा, ठीक है ना। सातवीं कौन है, साथी है, सातवीं क्या होगा, x प्लस 2 जोड़ 2 6 बार, ठीक है। इसको आप सरल भी कर सकते हैं, यहां देखिए, इसको लिख सकते हैं आप x प्लस 2 2 4, इसको लिख सकते हैं आप x प्लस 2 2 4 2 6 लिख सकते हैं, इसको आप चाहे तो x प्लस 8 लिख सकते हैं, इसको आप चाहे तो x प्लस 10 लिख सकते हैं, इसको आप चाहे तो x प्लस 12 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तब समझ गए होंगे। कहता है इन सभी का योग जो है ना 98 है। यहां लिखेंगे हम, यहां पर देखिए, तुरंत लिखेंगे, प्रश्नानुसार x प्लस 2, फिर x प्लस 4 ही लीजिए, इतना लंबा x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10, x प्लस 12 बराबर कितना 98, यानी सातों को जोड़ेंगे कितना होगा 98 होगा, है ना। सबको जोड़ दिए, बराबर 98 कर दिए। अब देखिए x क्या गो है, 1 2 3 4 5 6 7 गो x है, तो 7x इसको लिख दीजिए, सातों x को जोड़ दिए तो 7x था, हो गया। अब संख्या कितना है, 2 4 2 6 6 12 8 20 10 30 12 42 बराबर 98। इसको शॉर्ट कर लीजिए, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 को x था, तो 7x को जोड़ेंगे 7 बार, है ना, 7 बार जोड़ेंगे तो ये 7x हो गया। संख्या 4 2 6 6 12 8 20 10 30 12 42, इसको हम
x को जोड़ के 7x लिख दिए, संख्या सबको जोड़ के लिख दिए। अब यहाँ देखिए 7x रहने दीजिए, यहाँ ये प्लस में संख्या है ना, इधर भी ये संख्या है, x वाला इसको इधर रखिए, तो ये इधर प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, इसका पक्षांतर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये आपको हो जाएगा 7x, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 2 गया 6, यहाँ कितना बच जाएगा आपको, 9 में से 4 गया 5। देखिए 7x बराबर 56 आया। हमको तो x का मान चाहिए, क्योंकि पहली सम संख्या हमने x ही माना है, तो x का मान चाहिए, तो यहाँ 7 गुना में ना है, इधर आ क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही भाग में 56/7, 7 8 है 56, यानी x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। x क्या है, पहली सम संख्या 8 आया, तो दूसरी कितना होगा, x प्लस 2, यानी 8 में 2 जोड़िए कितना होगा 10, फिर 8 में 4 जोड़िए, तीसरी संख्या 8 प्लस 4 कितना होगा 12, 8 10 12, यहाँ 14, यहाँ 16, यहाँ 18, यहाँ 20, सबको जोड़िएगा 98 पूर जाएगा। कहता क्या तीसरी संख्या क्या होगी, तो पहली जब 8 आया, पहली जब 8, तो दूसरी कितना है, x प्लस 2 है ना, x का मान कितना 8 प्लस 2 यानी कि 10, तीसरी कितना है, तीसरी x प्लस 4 है, x प्लस 4 मान लीजिए, इसको छोटा रूप में ले लिए, 8 प्लस 4 कितना हो गया 12। चौथी संख्या कितनी होगी, पहली दूसरी तीसरी चौथी, इस तरीका से आप यहां तो निकाल सकते हैं, लेकिन हमको कह रहा है तीसरी संख्या ही बताइए, तो पहली दूसरी तीसरी कितना आ गया 12। 12 किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। मेरे समझ से आप लोग समझ गए होंगे। पहली संख्या x माने थे 8 आया तो 8, दूसरी में फिर 2 जोड़ेंगे तो 8 2 10, फिर तीसरी में 8 में 4 जोड़िए कि 10 में 2 जोड़िए, तो 8 2 10 2 12 14 16 18 20 है ना। पूछ रहा है तीसरी, तो तीसरी कौन है, x प्लस 4 ना, तो x का मान 8 आया प्लस 4 जोड़ दिए, 12 आपका उत्तर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ आप और भी संख्या निकाल सकते हैं। चौथी संख्या में x प्लस 6 कर दीजिएगा, यानी 8 प्लस 6 14 कर दीजिएगा, है ना, वो हम कर दिए हैं। फिर x प्लस 8, 8 से 8 16। छठी संख्या x प्लस 10 यानी 8 प्लस 10 18। सातवीं संख्या x प्लस 12 यानी 8 प्लस 12 यानी कि 20। 20 18 16 14 12 10 और जोड़िएगा फिर 98 ही आ जाएगा, है ना, ये एकदम क्लियर है। लेकिन पूछा आपसे तीसरी संख्या, तो तीसरी में क्या आया था, x प्लस 4, x का मान 8 प्लस 4 12, इसलिए 12 आंसर होगा। इसको आप लोग समझ गए होंगे या नहीं समझे, दोबारा देखिए और नोट डाउन कीजिए। चलिए आपके सामने अगला सवाल है कि गणित की विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का अति उपयुक्त उदाहरण है। विद्यार्थी केंद्रित यानी विद्यार्थी के ऊपर वो क्लास, शिक्षक केंद्रित नहीं, विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए, जिसमें शिक्षक एक मार्गदर्शक की भूमिका में रहते हैं। ठीक है ना, वो सिर्फ लीड करेंगे, सारा चीज बच्चे करेंगे, बाद बाकी इसमें शिक्षक जो है ना एक मार्गदर्शक की सिर्फ भूमिका निभाएंगे, शिक्षक पूर्णतः एक्टिव नहीं रहेंगे, यानी कि शिक्षक नहीं, विद्यार्थी केंद्रित ये क्लास है। तो कहता है अभ्यास के लिए कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को अनेक प्रश्न उपलब्ध कराना। शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को श्यामपट्ट पर समस्या को हल करने के लिए कह रहा है। शिक्षक विद्यार्थियों के निजी व्यक्तिगत अनुभवों से उनकी गणितीय समझ के निर्माण हेतु कक्षा में विद्यार्थियों के साथ व्यस्त है, सिर्फ संलग्न है, साथ है, एक्टिव नहीं है। शिक्षक श्यामपट्ट पर समस्या को हल कर रहा है, इसमें शिक्षक खुद एक्टिव है, यह शिक्षक केंद्रित क्लास हो गया। और विद्यार्थियों को कलन विधि समझा रहे, इसमें शिक्षक खुद एक्टिव है, तो ये शिक्षक केंद्रित क्लास हो गया। ये तो ऑप्शन नहीं होगा, है ना। और विद्यार्थी को केवल प्रश्न उपलब्ध करा देना आपके लिए पर्याप्त नहीं है, आप उनके साथ मार्गदर्शक रूप में खड़े भी रहेंगे, यह भी ऑप्शन आपको सही नहीं है। और श्यामपट्ट पर समस्या हल करने से नहीं होता, उनको उनकी निजी जिंदगी में जो भी बीत रहा है उनसे जोड़ के आप उसको बताइए, और उसको कुछ ऐसा मतलब करने के लिए कहिए कि वो खुद उसके बारे में सोचे और खुद उनका एनालिसिस करे और आपके साथ शेयर करे। और जहां उनसे गलती होती है वहां आप मार्गदर्शक बनकर उसका सॉल्यूशन कीजिए। तो मेरे समझ से शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को श्यामपट्ट पर समस्या को हल करने के लिए कह रहा है, ये भी सही नहीं है। यहां देखिए शिक्षक विद्यार्थियों के निजी या व्यक्तिगत अनुभवों से उनकी गणितीय समझ, वो खुद जो करके घर से आया है ना, आज उसके पिताजी 10 रुपए दिए
वो 5 रुपए का टॉफी खरीदे, 2 रुपए दोस्त को दे दिए, अब उसके पास कितने बचे हैं। तो इस तरीके से वो निजी जिंदगी में जो करके आए हैं उनसे उनके गणितीय समझ को जोड़ेंगे तो उनके लिए चिरस्थायी होगा और ये क्लास विद्यार्थी केंद्रित यानी छात्र केंद्रित होगा। तो शिक्षक विद्यार्थियों के निजी व्यक्तिगत अनुभवों से उनकी गणितीय समझ के निर्माण हेतु कक्षा में विद्यार्थियों के साथ व्यस्त है, संलग्न है, उनके निजी और व्यक्तिगत समझ को गणितीय समझ से जोड़ भी रहे हैं और शिक्षक यहाँ पर उनके साथ संलग्न भी है, पूर्णतः एक्टिव नहीं है, संलग्न भी है। तो मेरे समझ से ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर है। आप ऑप्शन नंबर 3 यहां पर टिक करेंगे। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या आता है कि प्राथमिक गणित कक्षा में भिन्नों की अवधारणा के परिचय। ध्यान दीजिएगा, भिन्न शुरू ही क्या है और उसकी अवधारणा यानी उसकी कंसेप्ट जो है उसके परिचय ही करवा रहा है के लिए निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी अति उपयुक्त है। ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक क्लास का गणित चल रहा है और उसमें उस कक्षा में भिन्न की अवधारणा का परिचय होना है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। विद्यार्थियों के समक्ष भिन्नों का इबारती सवाल यानी शब्द समस्या रखना। इबारती सवाल का मतलब ये हुआ, जैसे है ना 5 2 7 हुआ, 5 + 2 7 हुआ, ये देखिए ना 5 + 2 7 हुआ ना। लेकिन इसको इबारती में कैसे कहेगा, तुमको हमने 5 रुपया दिया, फिर तुम घर में पापा के पास गया, उन्होंने भी तुमको 2 रुपये दिए, है ना। हमने तुमको 5 रुपये दिए, फिर तुम घर में जाके पापा से 2 रुपया लिया, दोनों को एक साथ रखा, तो अब तुम्हारे पास कितने रुपये हैं। इस शब्द में किसी भी ये है ना इबारती सवाल में शब्द समस्या बना देना, किसी भी समस्या को शब्दों में बयां कर देना, इबारती सवाल होता है वो। ये आपको शुरू में ही नहीं करना है। 1/2 और 1/4 को निरूपित करने के लिए चित्रों के चार्ट से दिखाना। संख्या रेखा पर एक भिन्न को निरूपित करना। संख्या रेखा पर अभी आप भिन्न को मत बताइए, आप उनसे पहले परिचय करवा रहे हैं ना, तो ये आप बहुत ज्यादा आगे का उनसे निरूपित करवा रहे हैं संख्या रेखा पर, ठीक है। उसके बाद 1/2 और 1/4 को निरूपित करने के लिए चित्रों के चार्ट से दिखाना। आप शुरू में ही इसको चित्रों और चार्ट से मत, पहले उसका अवधारणा कंसेप्ट क्लियर कीजिए। उसके लिए आप क्या करेंगे, कागज मोड़ने के क्रियाकलाप को सममित आयताकार पट्टियों एवं वृत्तीय वृत्ताकार कटआउट के साथ कराना, ये हमको उपयुक्त लगता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ये क्या होता है कि कागज आप लिए, है ना, मान लीजिए कोई सा एक कागज ले लिए, ठीक है, कोई सा एक कागज हम ले लिए और उस कागज में उसको हम बताएंगे भिन्न के बारे में। जब हम बताएंगे, हम समझा रहे थे ना, हम जब भिन्न बता रहे थे उस समय हम बताए थे भिन्न का अर्थ होता है संपत्ति बटे भाइयों की संख्या, या इसको ऐसे बताए थे छायांकित भाग बटे कुल भाग, ऐसा कुछ बताए थे। मान लीजिए ये पेपर ले लिए, इसका कटआउट्स बना लिए, बैनर बना लिए, है ना, कटआउट्स करके इनका कुछ ना कुछ बना लिए, है ना। जैसे मान लीजिए बोलेंगे ये संपूर्ण है यानी कि एक भाग है, इसको आधा करो तो तुरंत 1/2 भाग हो गया। चलो अब इसको क्या करना है, फैलाए, इसका 1/3 भाग करो, यानी कि 3 बराबर भाग में बांट दिए, ये भाग 1/3 हो गया। चलो इसको 1/4 भाग में मोड़ो, 1 2 भाग बटा फिर 2 भाग, यानी कि ये 1/4 हो गया, है ना। इस तरीका से आप कागज का इस्तेमाल करते हुए कटआउट्स यानी कि बैनर प्रदर्शन करने के लिए आप कटआउट्स बना सकते हैं और उसके साथ आप सममित आयताकार वृत्तीयकार, है ना, मान लीजिए एक वृत्ताकार बना देंगे, बोलेंगे इसको आधा बांटो, 1/2 बांटो, ये हो गया। संपूर्ण है तो 1/2 हो गया, है ना। क्या होता भिन्न का, छायांकित भाग बटे कुल भाग, तो छायांकित 1 है, कुल 2 है, 1/2, 1/3। इस तरीका से ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल उपयुक्त है चारों में, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका उत्तर होगा। आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम अब अगले क्लास में हम आप लोगों के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग इनको देखिए और अच्छा लगे तो आपसे बस वही रिक्वेस्ट है, आप शेयर कीजिए। आप लोगों का यहाँ तक पेशेंस के देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।